सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर के साथ। आज का जो वीडियो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उस मॉडल पेपर के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आपका पेपर परीक्षा में आपको कैसा पेपर करने के लिए आएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का सुविचार, भरोसा दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। भरोसा दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है और भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है। भरोसा दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है और भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23। मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय प्रारंभिक हिंदी खंड आ। समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश दिए हुए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, आ और बा। 2 खंडों में विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको कहाँ फिल करनी है? OMR शीट पर इनका आंसर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले में पूर्ण करके, पूर्ण रूप से कैसा करना है? काला करना है आपको। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 1 अंक निर्धारित किया गया है जो आपको OMR शीट पर फिल करनी है। जिसमें कितने प्रश्न आने हैं? जिसमें 20 प्रश्न आएंगे और आपको एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। तो कितने अंक का हुआ? 20 का हुआ। प्रश्न पत्र खंड आ के प्रश्नों हल करने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 2 पार्ट्स में होगा और जो दूसरा पेपर मिलेगा उसका 2 घंटे आपको लिखित एग्जाम परीक्षा करनी है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। तो हल करते हैं किस तरह का पेपर आपको परीक्षा में आएगा। आप समझिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप परीक्षा में ही पेपर हल कर रहे हैं। इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है। ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या नाटक है? तो ठलुआ क्लब क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय पराजय किसका नाटक है? इलाचंद जोशी का है, जयशंकर प्रसाद का, उपेंद्रनाथ दास का है या राजेंद्र यादव का है? तो जय पराजय किसका नाटक है? जय पराजय उपेंद्रनाथ अस का नाटक है। किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अस का नाटक है। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवाद के हैं, शुक्ल युग के? तो रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। नेक्स्ट, आंचलिक उपन्यासकार हैं, जयेंद्र कुमार हैं, अज्ञे हैं, फणीसरनाथ रेणु हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीसरनाथ रेणु। शुक्ल युग की समयावधि है सन 1918 से 1936 तक, सन 1900 से 1918 तक, सन 1843 से 1900 तक। तो शुक्ल युग की समयावधि कौन सी है? शुक्ल युग की समयावधि है सन 1918 से 1936 तक। नेक्स्ट, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? भक्ति काल की, आधुनिक काल की, रीति काल की या इनमें से किसी की नहीं? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की विशेषता रही है? रीति काल में। रीति काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की बहुत अधिक प्रशंसा की थी। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वैसे आदिकाल के कवियों ने भी प्रशंसा की है, लेकिन अधिकांशतः जो किसने की है वो रीति काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं, द्विवेदी युग के हैं, इनमें से किसी के नहीं? तो जयशंकर प्रसाद किसके हैं? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। किसके? छायावाद के प्रमुख कवि हैं।
नेक्स्ट, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता रही है? प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है, छायावाद की है या अकविता की है? तो प्रकृति का मानवीकरण किस युग में हुआ था? छायावाद में। किस में हुआ था? छायावाद में। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, सुनीता नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है। तो नीरजा किसकी रचना है? नीरजा है महादेवी वर्मा की रचना। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, धर्मी भारती की, नागार्जुन की या अज्ञेय की? तो गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, व्ययभाव होगा, तत्पुरुष होगा। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है, अन्य पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है या जहां दोनों पद प्रधान हो। तो बहुव्रीहि समास की क्या परिभाषा होती है? बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही दोनों पद प्रधान होती हैं, बल्कि एक अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, कमल का पर्याय है, यानी कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्याय कौन सा है? बारिद है, सरसिज है, आलय है या पयोद है? तो कमल का पर्याय क्या होता है? कमल का पर्याय होता है सरसिज। कमल का पर्याय क्या होता है? सरसिज। बारिद और पयोद दोनों किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची। किसके हैं? बादल के। आलय किसे कहते हैं? आलय कहते हैं घर के लिए। नेक्स्ट, पराधीनता का विलोम है। पराधीनता का विलोम है, पराधीनता का विलोम है, स्वाधीनता है, पराधीनता का विलोम स्वाधीनता है, आज़ादी है, परतंत्रता है, इनमें से कोई नहीं। तो पराधीनता का विलोम क्या है? स्वाधीनता। पराधीनता का विलोम क्या है? स्वाधीनता है। आज़ादी का क्या होगा? आज़ादी का विलोम होगा गुलामी। आज़ादी का होगा गुलामी। और परतंत्रता का क्या होगा? स्वतंत्रता। क्या होगा? स्वतंत्रता। नेक्स्ट, चौराहा का तत्सम है। चौराहा का तत्सम क्या है? चतुर्पद है, चतुष्पथ है, दो रास्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो चौराहा का तत्सम क्या होगा? चतुष्पथ। चतुष्पथ हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, करपट का तद्भव है। करपट का तद्भव क्या है? कपाट है, दरवाजा है, कपड़ा है या इनमें से कोई नहीं। तो करपट का तद्भव क्या होता है? करपट का तद्भव होता है कपड़ा। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। और कपाट का तद्भव क्या होता है? कपाट का तद्भव होता है किवाड़। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, स्वास्तिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। नेक्स्ट, रमेश का संधि विच्छेद है। रमेश का संधि विच्छेद है रमाधन ईस है, रमधन ईस है, रमेधन ईस है, इनमें से कोई नहीं। तो रमेश का संधि विच्छेद कैसे होता है? रमाधन ईस। नेक्स्ट, फलस्व में विभक्ति और वचन है। फलस्व में विभक्ति और वचन कौन सी है? षष्ठी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं। तो फलस्व में कौन सी विभक्ति होती है? फलस्व में षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस्व षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट, पठेतम में वचन और पुरुष है। पठेतम में वचन और पुरुष है, द्विवचन मध्यम पुरुष है, एक वचन उत्तम पुरुष है, एक वचन मध्यम पुरुष है या इनमें से कोई नहीं। तो पठेतम कौन सा रूप होगा? पठेतम होगा द्विवचन मध्यम पुरुष। पठेतम द्विवचन मध्यम पुरुष का रूप होगा। नेक्स्ट, हमारे जो मल्टीपल 20 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्या आता है? लिखित। किस तरह से आएगा? उसके बाद होगा इस तरह का होगा, दिए गए खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। इसमें आपको
50 अंक का इसका पूर्णांक होगा। आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, उनके आगे इनके अंक दिए हुए हैं। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश पढ़ना होगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिनके 2-2 अंक विभाजित किए गए हैं। तो आपको जो गद्यांश है बहुत ही डीपली से आप आराम से 2 बार पढ़िएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ अंत था। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा किस तरह से, जैसे चैप्टर का नाम लिखना होता है और उसके राइटर लिखने हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में क्या होगा, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, रोहतास दुर्ग में बैठी ममता। तो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ममता कहानी से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और जो रेखांकित अंश है उसकी हमें उसको पढ़कर उसकी क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो हिंदू विधवा की स्थिति कितनी अत्यंत दयनीय है। अथवा करके 2 दिए होंगे, उनमें से आपको चाहे फर्स्ट पहला कर दीजिए अथवा दूसरा कर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। तो चाहे आप फर्स्ट कर सकते हैं चाहे सेकंड, आपको केवल एक ही करना है। इसका भी आपको इसी तरह से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किसका है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको एकदम निकल के आ जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता निबंध से लिया गया है, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। रेखांकित जो लाइन खींची हुई है उसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और हमें किन लोगों के साथ किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है, इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पद दिया होगा और उस पद को पढ़कर आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, वो भी 2-2 अंक के होंगे, उनके भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं। ऊधो मन भये न 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश। इंद्रिय शिथिल वहीं के सब बिन, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोट वरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पढ़ने से पता चल गया होगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, किससे लिया गया है। तो संदर्भ आपको उसी तरीके से लिखना है, संदर्भ उसी तरीके से लिखना है। उपयुक्त पद्यांश और संदर्भ लिखने से पहले आप क्या लिख देंगे, उसमें संकेत डाल देना कि ऊधो संकेत डालकर उसको लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरदास जी द्वारा लिखित पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूरसागर से उद्धृत है। किस तरह से लिखेंगे आप, जैसे सूरसागर। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया। किससे लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूरसागर से उद्धृत है। किससे, सूरसागर से उद्धृत है। इसी तरह रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इंद्रिय शिथिल वहीं के सब बिन, ज्यों देही बिन शीस। इसमें कहाँ का वर्णन है, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय का इसमें वर्णन है कि गोपियाँ कहती हैं इंद्रिय शिथिल वहीं के सब बिन, ज्यों देही बिन शीस। की हमारी इंद्रियां तो क्या हो गई, श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं, या निर्जीव की भांति हो गई, जिस प्रकार की सिर के बिना देह हो जाता है, या अर्थात शरीर हो जाता है। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीव ही कोट वरीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, और लेकिन उनके आने की हमारे लिए जब तक आशा लगी रहेगी, जब तक हमारे शरीर में क्या है, सांस है, तब तक आशा लगी रहेगी। जीव ही कोट वरीस, उनके आने की आशा में ही हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
तो इसी प्रकार से आपको उसकी व्याख्या करनी है। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद स्पष्ट कीजिए। तो कौन सी भाषा है? उपयुक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भाषा कौन सी है? साहित्यिक ब्रज है, साहित्यिक ब्रज है इस पद की भाषा। और ये छंद कौन सा है? इसमें छंद है पद। कौन सा छंद है? पद। नेक्स्ट आपको एक हल करना है, चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। इसी तरह शीश जटा और बाहु विभाल विलोचन तिरही सी भौहें बून सरासन बांध धरे तुलसी बन मार्ग में सुरसों है सादर बारही बार सुभाग सुभाय चिते तुम त्यों हम रोमन मोहे पूछत ग्राम बदूसी से सो कहु रावरी से सखी सावरी को हूँ। इसको भी आपको पढ़कर एकदम पता चल रहा है ये कौन से लिया गया है। ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 2 अंक का आपको संदर्भ लिखना होगा, 3 अंक इसकी अनुवाद में मिलेंगे। तो ये पूरा कितने का है? 5 अंक का है। तो यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवा महात्मानां अत्रागत्य स्वेयान् विचारान् प्रासार्य न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। अत्रत्य कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रयन्ते अत्रत्य प्रस्तरमूर्तियां प्रथिता। इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसका अनुवाद करना है। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है वाराणसी प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। फिर इसका आप इस तरह से कर देंगे, यम नगरी विविध धर्मनाम संगम स्थली, कि ये नगरी सभी धर्मों की या बहुत से धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए और अपने विचारों को प्रसारित किया। इसी तरह से आप इसका लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें 2 दिए गए हैं, इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, अथवा आप दूसरे का कर सकते हैं। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरे का कर सकते हैं। तो ये दूसरा दिया है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति कुर्वन्ने कर्माणि जिजीवेक्षितं समा इति अस्या उद्घोष पूर्वं कर्म तदंतरं फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमा इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरंतरं कर्म करणं अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम। तो आप इसको देख लेंगे इसी प्रकार से। आपको 2 दिए हैं उनमें से जो आपको आता है, लेकिन आप ध्यान रखें अधिकांशतः क्या होता है, जैसे पहला हमारा कौन सी का है? वाराणसी का है, और दूसरा है ऐसा कर्मवीरा संस्कृति कुर्बानी कर्म, ये दूसरा लिया गया है हमारा भारतीय संस्कृति। तो ये दोनों ही चैप्टर जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही चैप्टर हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी IMP हैं। वाराणसी भी और भारतीय संस्कृति, इन दोनों चैप्टर को आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से एक एक पैरा आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये बदलाव किया गया है इस बार। आपको क्या करना होगा? देखिए आपको ध्यान रखना है, इस बार आपको क्या करना होगा, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। पहले केवल एक पैरा आता था, गद्दी आता था, इस बार क्या बदलाव हुआ? इस बार इसमें श्लोक भी दिया हुआ है, श्लोक का अर्थ लिखने के भी लिए आएगा। तो 2 श्लोक तो यहाँ दिए हुए हैं, 1 और 2, इनमें से आपको केवल एक का करना होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई श्लोक कंठस्थ करके लिखना है। तो आपको इस बार क्या करने होंगे, एक श्लोक याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना होगा, आपको 3 श्लोक याद करने होंगे। कितने? 3 श्लोक याद करने होंगे। क्यों? मान लीजिए आपने जो श्लोक याद किया है और वही अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो 2 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 2 याद करें तब भी काम नहीं चलेगा, जो 2 आपने याद किए वो ही आ गए उसमें तब भी काम नहीं चलेगा। तो आपको 3 श्लोक आपको पूरी तरह से बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि 2 तो आएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और एक जो आपके पास रह जाएगा उसे आप
लिख सकते हैं। तो आपको 3 श्लोक अच्छी तरह से आपको कंठस्थ कर लेने हैं, बिना देखे आप उन्हें लिख सकें। आप प्रैक्टिस करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसका इनका क्या करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो या कल्याणमयी वस्तुओं को देखो, माँ कश्चित् दुर्भाग्, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय भी आपका कितने अंक का होगा, जीवन परिचय कितने अंक का है, 5 अंक का है। 3 में जीवन परिचय 3 अंक का, 2 में साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के आप लिख लेंगे। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये जो तीनों ही दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप तीनों के जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद अगर आपने 2 तैयार कर लिए तो इन 2 में से अवश्य देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, अभी आपने लिखा था लेखक का जीवन परिचय, अगला आता है कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय में कवि में आप तुलसीदास, सूरदास या सुमित्रानंद पंत, तुलसीदास और सूरदास का आपने 2 का तैयार कर लिया तो उन 2 में से एक आपको अवश्य मिल जाता है, लेकिन आपको फिर भी याद तैयार कर लेना चाहिए। सुमित्रानंद पंत हैं, जैसे महादेवी वर्मा हैं, इनका तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से एक न एक अवश्य आ जाता है। नेक्स्ट, दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न आपको संस्कृत में हल करने होंगे। भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालय सन्ति, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। अगला, हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण लिखिए। तो आप हास्य रस की परिभाषा आपके सिलेबस में हास्य और करुण रस में से 2 रस हैं, हास्य रस या करुण रस। तो आपको हास्य और करुण रस दोनों ही तैयार कर लेने हैं और उनके उदाहरण। हास्य रस की परिभाषा लिखकर आ सकता है या करुण रस की। अगला, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार 3 आपके सिलेबस में अलंकार दिए हुए हैं, तो आपको तीनों ही याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। ये भी आपके एक यानी 2 मार्क्स से आपका ये क्वेश्चन है। एक में आपको परिभाषा लिखनी है 1 अंक की और एक का उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, अंगारों पर पैर रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो केवल आपको 4 में से 4 दिए हुए हैं, इनमें केवल क्या करने हैं, आपको 2 करनी है। कोई भी कर दिए, 9 2 11 होना, अंगारों पर पैर रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ लिखना और उसका फिर वाक्य प्रयोग करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अर्धगुण वाला ही या अल्प गुण वाला ही अधिक दिखावा करता है। या अपनी खिचड़ी अलग बनाना, यानी जो व्यक्ति अलग रहता है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। वृक्ष धरा का आभूषण है, मेरा प्रिय पर्व, प्रदूषण की समस्या, जीवन में खेल का महत्व। ये आपके इस तरह से आपको निबंध लिखने के लिए आएंगे। निबंध एक और तैयार कर लीजिए, जैसे होता है मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि पर भी अधिकांशतः निबंध पूछा जाता है, या किसी कवि का नाम लेकर सूरदास या कबीर, तुलसीदास आदि का नाम दे दिया जाता है। इस तरह से भी निबंध पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।